नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा करने वाले हैं हम अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई थी उसके सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार वहां पर डटे रहे। साथ ही हम आज खास चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में 12 जून को जो विपक्षी दलों की बैठक होनी थी, अब उसे आगे खिसकाने की खबर आ रही है, क्योंकि कई नेताओं ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया था। शायद ये एक वजह हो सकती है। कई नेताओं ने समय का हवाला दिया था, ये वजह हो सकती है। लेकिन क्या कुछ पेंच है, इस पर बात करेंगे। इस बीच में बिहार में एक पुल दोबारा गिर चुका है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि पहलवानों की क्या कुछ आगे कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह की खबरें आ रही हैं। खबर आ रही है कि नाबालिग पहलवान ने अपना आरोप वापस ले लिया है। खबर आ रही है कि साक्षी मलिक ने अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लिया है रेलवे में। खबर आ रही है कि वो महापंचायत में जो पहलवानों का जाना था उसमें कुछ गए कुछ नहीं गए। तो ये सारी चर्चा है, इन सभी मुद्दों पर हम करेंगे बात। और साथ ही बात यह भी होगी कि मुख्तार अंसारी को 32 साल के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई है अवधेश राय हत्याकांड मामले में। इन सभी मुद्दों पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। वाराणसी की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी समेत अन्य के खिलाफ लंबित 32 साल पुराने केस में अंसारी को दोषी दिया करार। माफिया मुख्तार अंसारी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा, 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर, समकक्ष चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने की अगवानी। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तटीय आवास और मूर्त आय योजना के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी किया लॉन्च। भूपेंद्र यादव ने कहा, विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चल रहा है भारत। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की योजनाओं की चर्चा की। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे के बाद दोनों लाइनों पर रेल सेवा फिर से बहाल। सवारियों को लेकर निकली कोरोमंडल एक्सप्रेस। पूरी रात दुर्घटनाग्रस्त पर स्थल पर डटे रहे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अभी खत्म नहीं हुई है जिम्मेदारी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन से दिल्ली में की द्विपक्षीय बातचीत। सैन्य हार्डवेयर के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण सहित नए रक्षा इनोवेशन और औद्योगिक सहयोग सहित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक से पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की, और सबसे पहला एजेंडा है कि बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई थी उसके सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें कई तरह की चर्चा है कि किस तरह से, किसकी गलती की वजह से, किसकी भूल की वजह से, या किसी की इसमें कोई और इसमें योजना थी, साजिश थी। उन सब चीज़ों को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। तो पहले मुख्य बातें देख लीजिए कि ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना के कारण तलाशने के लिए और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए रेलवे बोर्ड ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। तो सीबीआई जांच में खुलासा होगा कि असली वजह क्या थी। रेल हादसे के बाद अब दोनों लाइनों पर इस बीच फिर से रेल सेवा बहाल कर दी गई है। सवारियों को लेकर कोरोमंडल एक्सप्रेस निकल चुकी है। ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटना के बाद बचाव और राहत का काम जारी है। 51 घंटे के अंदर ही उखड़ी हुई पटरी को फिर से लगाकर ट्रेन सर्विस को बहाल कर दिया गया है। और इसलिए लगातार पूरी रात दुर्घटना स्थल पर डटे रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, और मीडिया से बात करते हुए वो भावुक भी हो गए। रेल मंत्री ने कहा, अभी खत्म नहीं हुई है जिम्मेदारी। सुनिश्चित करना है कि जो खो गए हैं जल्द से जल्द उनके परिवार के लोग उनके पास पहुंचे।
तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे के बाद जो लगातार दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं, कल देर रात उन्होंने मीडिया से बात की और वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। तो भावुक हो गए रेल मंत्री बात करते हुए। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जांच पर कहा कि रेलवे बोर्ड की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आप लोगों से बात करते हुए जिस तरह से कि हमने देखा कि रेल मंत्री भावुक हो गए, रेल मंत्री वहां लगातार डटे हुए हैं और तब तक वो डटे रहे जब तक फिर से सेवा बहाल नहीं हो गई, राहत और बचाव के काम बिल्कुल पूरे नहीं हो गए, तब तक रेल मंत्री वहां पर डटे रहे। अब जाकर के क्या राहत और बचाव का काम पूरी तरह से हो चुका है और जिन लोगों को जहां भेजा जाना था वो भेजे जा चुके हैं, सारी लाइनें चालू हो चुकी है? अभिषेक, देखिए, जो लाइन अप और डाउन लाइन है, सबसे पहले तो उनको चालू करने का जो जिम्मा था वो रेल मंत्री ने उसको टारगेट किया था। हालांकि शुरुआती तौर पर उन्हें भी लग रहा था कि ये बुधवार से पहले इसे सुचारू आवागमन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको बता कि 51 घंटे, और ये शायद इस कारण से हो पाया, एक रेल मंत्री रहने से पहले ये कलेक्टर भी रह चुके हैं, उसके पहले ये IITN भी रहे हैं, तजुर्बा काफी है, सीमेंस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके, एक इंटरनेशनल और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के MD भी रह चुके। तो तजुर्बा, कई बार आपका जब तजुर्बा होता है इंजीनियरिंग का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी, तो उनको काम करने का, और जब आप सर्वोच्च पद पे होते हैं, अपने डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं, तो फिर काम, आप जब खुद स्वयं से वहां मौजूद होते हैं तो काम की गति जो है दोगुनी तिगुनी से ज्यादा हो जाती है जी। मैन पावर की कोई कमी नहीं होने दी उन्होंने। तमाम रेलवे के जोन से, वहां से जो ह्यूमन फोर्स है उनको लेके आया गया, जो रेल कर्मचारी है उनको लेके आया गया। इसके अलावा जितने भी, अब देखिए, पटरियां बिल्कुल पूरी तरीके से टूटी हुई थी, बिखरी हुई पड़ी थी। OHE जो इलेक्ट्रिफिकेशन का है, तारों सारे जो है खंभे गिरे हुए थे, जो बोगियां डिरेल हुई थी उनको हटाना था। मतलब इस लाइन को बिछाना जो है, पटरी पे लाना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन 51 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में आप समझिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम किया गया। सारे OHE जो बिजली के तार है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, मेन लाइन है, उसको लगाया गया। पुरानी टूटे हुए पटरियों को हटाया गया। वहां पर जो है, जो स्लीपर है, यानी कि स्लीपर जो आपने देखा होगा, पटरी जिसके ऊपर बिछाई जाती है, सीमेंट कंक्रीट होता है, काफी वजनदार होता है, 500 से 1000 kg का वजन होता है उसको, और हर 2 फीट पे एक स्लीपर लगाया जाता है। उसके ऊपर नई पटरियां लाई गई, उसको डाला गया। मतलब बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि किस तरह पूरा तहस नहस हो गया था और उस पूरी व्यवस्था को फिर से बहाल की गई है। तो जाहिर सी बात है, वो भी 51 घंटे के अंदर जिस तरह से नुकसान हुआ था, ये अपने आप में मुझे लगता है कि शायद इतनी जल्दी इतने बड़े नुकसान को फिर से बहाल करना हमने पहले देखा नहीं था, लेकिन ये हो चुका है। लेकिन एक बात जो अभिषेक, कि देखिए, जब कभी आमतौर पर इस तरह का हादसा होता है तो हम जानते हैं कि रेलवे की अपनी टीम या इंजीनियर्स की टीम उसको जांच करती है, उसके तह तक जाती है कि कैसे हुआ था हादसा। इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। आखिर इसकी वजह क्या समझ में आती है कि क्या कहीं ना कहीं ये आशंका है कि किसी की साजिश हो सकती है, किसी ने सबोटाज करने की कोशिश की, या इसके पीछे कुछ और हो सकता है, इसकी वजह से सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है? अभिषेक,
बिल्कुल लालचंद, देखिए जब शुरुआती तौर पर जब ये एक्सीडेंट होता है और काफी भयावह होता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर की रफ्तार से मालगाड़ी से टकराती है, फिर डिरेल होती है और वही ठीक वक्त होता है जबकि बैंगलोर हावड़ा दुरंतो जो है वहां से क्रॉस करी तो उससे टकराती है। 3 ट्रेनों का टकराव इस तरीके से, मतलब भारतीय इतिहास में आपने पहले कभी न देखा होगा न सुना होगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण कई हो सकते हैं, तकनीकी तौर पर भी खराबी हो सकती है, कोई मानवीय भूल भी हो सकती है। लेकिन जब कल रेल मंत्री दूरदर्शन न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने रूट लेवल पर जो है इसका रूट कॉज का पता कर लिया है कि एक्सीडेंट किस कारण से हुआ है और अभी बताना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी जांच का विषय है। लेकिन अब मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जिसने भी गलती की है उसे मैं आइडेंटिफाई कर लिया है, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि जो भी दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यानी उसके बाद थोड़े घंटे के बाद तकरीबन शाम में जो है वो भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि हमने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया है कि इस मामले का जांच सीबीआई को रिकमेंड किया गया। आखिर सवाल ये उठता है लालचंद की सीबीआई को कैसे केस रिकमेंड किया जाता है? कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वो जो है इसकी इंक्वायरी करती है। नॉर्मली कहीं भी कोई भी रेल हादसा होता है तो देखते हैं रेलवे का इंटरनल मैटर, बिल्कुल बिल्कुल यही मैं भी कह रहा था, उनकी उसकी इंक्वायरी करेगी। लेकिन रेलवे की जो इंक्वायरी है वो अपने रेलवे कर्मचारियों के लिए, रेलवे से बाहर जाकर के इंक्वायरी नहीं कर सकते, किसी और डिपार्टमेंट को टच नहीं कर सकते, किसी और ह्यूमन एंगल का उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है उसको नहीं देख सकते। लेकिन सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी, वो रेलवे के अलावा भी जो और बाहरी कड़ी है, जो अंदरूनी कड़ी है, उन सब की वो जो है जांच करेगी। तो इसके अंदर जैसा कि रेल मंत्री का कहना है और जिस तरीके से सीबीआई को रिकमेंड किया गया, तो कहीं ना कहीं देखिए अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं, इसमें सबोटाज कहीं ना कहीं जो है उसका अंदेशा है। और ये किसी रेलवे के में जिसने भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़छाड़ किया है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन छेड़छाड़ जो है उसके कारण जो है ट्रैक जो है, सिग्नलिंग सिस्टम सब कुछ बेकार हो जाता है और जो रोजाना रूट पे जो गाड़ी चलती है वो आगे लड़ जाती है दूसरे रूट के साथ। कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, किसने किया, किसने करवाया और कब किया। बिल्कुल अभिषेक, हमने ये भी देखा कि रेल मंत्री लगातार डटे रहे, बात करते हुए वो भावुक हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि साफ तौर पर यह बात सामने आ रही है कि रेल मंत्री इसमें पूरी तरह तह तक जा करके इसमें ये पता करना चाहते हैं, इसमें ऐसे कदम उठाना चाहते हैं कि आगे चल करके फिर इस तरह के दुर्घटना देखने को ना मिले। वो प्रतिबद्धता रेल मंत्री की दिखाई पड़ रही है बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल लालचंद, देखिए रेल मंत्री को हमने लगातार, रेल मंत्री के साथ ही हम साइट पर दुर्घटना स्थल पर मौजूद रहे, ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहे। हमने देखा कि लगातार तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का पूरा जो दायरा है उसमें कभी स्टेशन की तरफ, कभी जहाँ पे किस तरह मलबे हटाने किस तरीके से वो प्रोत्साहित करते रहे। जो वहाँ पे मैन पावर काम कर रहा था वहां पर हर जहां पर भी काम चल रहा था उन लोगों को जाकर प्रोत्साहित करते रहे, उनको बताते रहे, टेक्निक्स बताते रहे। रेल के जो तमाम आला अधिकारी है, कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो सब के सब वहां पे उनको अलग अलग 8 जोन में उनको जो है डिप्यूट किया गया कि इस ऐसे ऐसे करके इस जोन्स के अंदर फेज वाइज करके आप काम कीजिए। ऐसा नहीं कि एक तरीके से जैसे रोड बनाते हैं, रोड बनाते हुए आगे चले गए, नहीं, अलग अलग जोन्स में इलेक्ट्रिकल का काम अलग सौंपा, केबलिंग का काम अलग सौंपा, अंडरग्राउंड जो है स्लीपर्स का काम अलग सौंपा, पटरी बिछाने का काम अलग सौंपा। मतलब जितने तरीके के इसमें जो जटिल समस्याएं थी उन सब से निपटारा के लिए उनका जो एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव है उन्होंने यहाँ किया। और दूसरी बात मैं एक चीज और आपके साथ लालचंद जोड़ना चाहूंगा, देखिए अभी इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है वो है कनेक्टिविटी का। पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा, सड़क हो, हवाई हो, जलमार्ग हो, खास तौर पर रेल पे सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि रेल को गति मिलेगी तो देश को प्रगति। अब जब रेल के अंदर इतने अमूल बदलाव हो रहे, ऐसे बदलाव हो रहे जो शायद 150 साल के इतिहास में नहीं हो रहे, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि इतना बड़ा दुर्घटना जो है? जरूर, बिल्कुल जांच का विषय है और बड़ी जांच का विषय। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश अभिषेक जोड़ने के लिए, इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े थे और बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे मामले पर जो है वो अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, बहाल हो गई है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक सवाल उठ रहा है कि इस दुर्घटना पर भी कुछ लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की, जो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण कही जाएगी। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर हमारी खास चर्चा वाली खबर है कि जो विपक्षी एकता को लेकर के पटना में बैठक होने वाली थी 12 जून को,
उसे आखिर खिसकाया क्यों गया है, आगे क्यों उसे उसकी तारीख को आगे क्यों किया गया है, इसी पर हम बात करेंगे। और साथ ही इस बीच में बिहार में एक दुर्घटना भी घटी है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं क्या कुछ खास बातें हैं कि बिहार में सुल्तानगंज के पास गंगा नदी पर बन रहा पुल दूसरी बार ये पुल भरभरा कर गिर गया। पिछले साल नवंबर में भी ये पुल गिरा था। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये दूसरी बार पुल गिरा है। पुल की इस जल समाधि ने सभी को चौंका दिया है। 1 अरब रुपए से भी ज्यादा की लागत वाली इस पुल के गिरने के बाद सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। हादसे का खौफनाक वीडियो आने से लोग अचंभित हैं। पहले भी पुल के हिस्से के गिरने की दुर्घटना सामने आई थी, लेकिन जांच की रिपोर्ट अभी आना, उसकी भी जांच की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। नीतीश कुमार ने पुल का शिलान्यास करते हुए कहा था कि पुल इस इलाके में संपन्नता लाएगा, लेकिन लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार ने विकास के सपने को रौंद दिया है। स्थानीय विधायक जो है, उन्होंने पुल निर्माण में बड़े स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार पर विधानसभा में सवाल उठाया था, लेकिन मंत्री तेजस्वी यादव ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वे निगरानी कर रहे हैं। लेकिन ये निगरानी कैसी निगरानी है? बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने पुल गिरने की नैतिक जिम्मेदारी लेकर चाचा भतीजे यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा है कि वो इस्तीफा दें। लेकिन नीतीश कुमार मामले की जांच करने की बात करके इस मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरोप लग रहा है कि घटिया बिल्डिंग मटेरियल उसमें लगाया गया। इधर इस हादसे ने नीतीश के सुशासन की पोल खोली है, तो उधर महीनों से विपक्षी एकता में जो सीमेंट लगाने का वो प्रयास कर रहे थे, वो भी विफल रहा है और एकता में दरार की खबर है। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश में नीतीश कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम शूटर बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने ही उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। अब खबर यह आ रही है कि 12 जून को पटना में होने वाली बैठक को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से समय न मिलने के कारण अब इसे आगे खिसकाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका बढ़ाने के लिए पिछले कई महीनों में कई राज्यों का दौरा किया था। दिल्ली, बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों का भी नीतीश ने तेजस्वी के साथ दौरा किया था, लेकिन लगता है कि पुल की तरह यहां भी सीमेंट ने काम नहीं किया। तो इन राज्यों का दौरा करने के बाद भी नीतीश कुमार विपक्षी दलों को जोड़ नहीं पाए, क्योंकि उनको विपक्षी दलों के दरार में सीमेंट भरने का काम था। स्टालिन ने भी मीटिंग को ना कहा। केसीआर, नवीन पटनायक भी सम्मेलन से अलग हो चुके थे। ममता बनर्जी के शामिल होने की चर्चा थी, तो सीताराम येचुरी भी अलग हो रहे थे। नीतीश जिस जोड़तोड़ की सियासत से बिहार में लगातार सीएम बने रहे हैं, वही रणनीति उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपनाई, लेकिन यहां कामयाबी मिलती दिख नहीं रही है। तो ये जो सवाल है कि आखिर किस तरह से बिहार में तो स्थिति संभल नहीं रही है, लेकिन नीतीश कुमार देश भर के विपक्षी दलों को जोड़ने के लिए निकले थे। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि तारीख क्यों आगे बढ़ाने लगी, तारीख पर तारीख क्यों बढ़ानी पड़ी। तो बिहार में खगड़िया के अगवानी और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन महासेतु के 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर के नदी में जब समा गए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विभाग की गलती मानी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक से नहीं बन रहा था, तभी तो गिर जा रहा है ये। और ये गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। और फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। जब मैं कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी ना गिर जा रहा है भाई जी। तो ठीक नहीं बना रहा है तो उसकी निगरानी की किसकी जिम्मेदारी है? बिहार विधानसभा के सदस्य संजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है, उनको सुनिए। अध्यक्ष महोदय, कि 1 साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है। मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया, फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। हम आपको बता दें कि संजीव कुमार जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, स्थानीय विधायक, और उन्होंने विधानसभा में ये बात कही थी
जब पहला हादसा हुआ था, पहली बार पुल गिरा था, तब उन्होंने ये बात कही थी। अब तो दूसरी बार भी कल पुल हादसे का शिकार हुआ है। बहरहाल करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, साथ में धनंजय गिरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और डॉक्टर सूरज मंडल जी आरजेडी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी और सूरज जी आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं। मैं नहीं हूं, मैं पार्टी का समर्थक। अच्छा, आप पार्टी के समर्थक हैं, ठीक भाई। इनका जो पद है उनको आरजेडी नेता लिखे, ठीक रहेगा? हाँ, लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर सही है, आरजेडी नेता, ठीक। मैं आता हूं आप दोनों के पास, लेकिन विनोद जी के पास पहले चलता हूं। विनोद जी, पहले पुल पर ही बात कर लेते हैं। बताइए कि ये क्या है? नवंबर में पहली बार पुल गिरता है, विधानसभा तक में जेडीयू के विधायक बात उठाते हैं, उसके बाद फिर से कल ये पुल भर भरा करके गिर रहा है। कमी कहां पर है? क्या इस मामले में ऐसा लगता है कि जो पुल बनाने वाली कंपनी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल है, उसकी दक्षता पर कहीं ना कहीं सवाल है, और यही सवाल फिर वहां की प्रशासन व्यवस्था पर, बिहार की सरकार पर भी यह सवाल उठता है कि आखिर किस तरह की कंपनी को ठेका दिया है जो दूसरी बार वो पुल गिर रहा है? विनोद जी। लाल जी, देखिए, ये इस बिहार की ये त्रासदी है जिसके सीएम पिछले 17 साल से सुशासन बाबू का यूएसपी को बेच के अभी राष्ट्रीय राजनीति में छलांग लगा रहे हैं। ये उस सुशासन बाबू के बिहार की ये कहानी है कि जिस कहानी में आप ये देखिए कि लगातार पिछले वर्षों में ये पुल के गिरने की घटना कई मीडिया में आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी खबर चलाई होगी। लेकिन ये जो पुल है, ये जो गंगा पे जो पैरेलल पुल बनने की बात हुई थी जी, इसमें कहा गया था कि ये खगड़िया और पूरे भोपाल, जो भागलपुर का जो इलाका है, जो पिछड़ा इलाका है बिहार के सबसे, आप सोचिए कि उस समय में लगातार जो है बारिश और बाढ़ का हमेशा समस्या बनी रहती है। उन इलाकों में कम से कम ये पुल जो है एक लाइफ बना देगा, एक स्पीड बना देगा। लेकिन उन इलाकों का पिछड़ापन को आप देखिए और उस इलाके में उस भ्रष्टाचार को देखिए, तो आप फिर आप उस सुशासन बाबू के उस दावे को सामने में रख के आप ये देखेंगे तो देश में जो सबसे पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो सबसे लोएस्ट में बिहार है। और उस बिहार ने सिर्फ एक झटके में, एक पुल में उसके 1700 करोड़ रुपए पानी में जल समाधि ले लिया है। ये कितनी बड़ी त्रासदी है एक गरीब बिहार, और एक गरीब बिहार के टैक्स पेयर के पैसे को किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। किस तरह से नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमने जांच के आदेश दिया था, घटिया बना है इसलिए गिर गया है। और ये सीएम को इस बात के लिए शर्म नहीं हो रही है इस चीज के लिए कि उनके सुशासन बाबू और उनका वो यूएसपी रहा है, उसमें घटिया पुल बनाने वाला हिम्मत कैसे कर रहा है? बिल्कुल। कैसे एक साल पहले भी एक तरह से एक पिलर गिला था, उस तरह से दरारें आई थी, तब भी ये बात कही गई थी कि इसकी जांच होगी और जांच रिपोर्ट के बाद उस पर कार्रवाई होगी। उस जांच की रिपोर्ट हुई क्या? यही बात डॉक्टर संजीव सिंह जो आप सुना रहे थे उनका बात, वो विधानसभा में पिछले साल मार्च में, इसी साल मार्च में इस बात को उठा रहे थे। लेकिन उनको पे क्या प्रेशर बना कि संजीव सिंह इसके बाद खामोश हो गए और उसके बाद वो पुल बनता रहा और एक दिन जो है पूरा का पुल धराशायी होकर गंगा में समा गई। ठीक, बिल्कुल ये सवाल है, और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा था मंत्री रहते हुए कि हम इसके जांच के आदेश देंगे और इस मामले में कार्रवाई करेंगे। लेकिन सूरज जी, क्या कार्रवाई हुई? सूरज मंडल जी, क्या किया तेजस्वी यादव ने? ये कल फिर से ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर पुल गिर गया वहां पर। सूरज मंडल जी, देखिए, पुल की जो गिरने की बात है, हाँ, ये जो खराब स्पैन का निर्माण कार्य हुआ है, ये 2017 से 2022 तक के बीच में हुआ है। ठीक है। इस समय बीजेपी के मंत्री नंद किशोर जी, मंगल पांडे जी और नितिन नवीन जी मंत्री थे। अच्छा। और इसकी शिकायत पहले भी की गई। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं अभी तेजस्वी जी ने इस बात को कहा है कि इस पर वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये वही कंपनी है जो बंबई में भी निर्माण कार्य में जुटी हुई है। हाँ। और जाहिर है इनकी नजदीकियां जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अधिक है। अच्छा, ठीक है, धनंजय जी हैं जवाब देने के लिए देंगे। एक बात और ध्यान में दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। बिहार की जो नदियां हैं और जिस तरह से कोसी नदी में भी जो
अभी तक बीपी मंडल सेतु का जो पुनर्निर्माण चल रहा है वो भी नहीं हो पाया है। उसमें बार बार इस तरह की समस्या आ रही, तो इसकी जांच तो निश्चित तौर से होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए जिम्मेदार कौन है ये तो अब इस पर चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये बात आज के तकनीक के जमाने में नहीं चलेगी कि वहां पर पुल नहीं बन सकता या यहां पर नहीं बन सकता। कैसी कैसी जगहों पर पुल बन जाते हैं, हमने देखा है देश और दुनिया में। खैर मैं लौटता हूं धनंजय गिरि जी, आप जो सूरज मंडल जी कह रहे हैं कि भाई उस समय तो उनकी सरकार थी, उनके मंत्री थे, तो ये पुल जो है इसके गिरने की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, जबकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री उस समय थे, चाहे उस समय आपके साथ थे, इस समय आरजेडी के साथ हैं। धनंजय जी देखिए, बिहार में लोक और तंत्र के बीच विश्वास का सेतु तो पहले से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ सरकार स्वयं एक त्रासदी है, बिहार त्रस्त और पस्त है। भागलपुर के सेतु निर्माण में का गंगा में समा जाना बहुत ही दुखद है। ये राष्ट्रीय संपदा की क्षति है, जैसा हमारे विनोद जी बता रहे थे। पर कैपिटा इनकम जहां इतनी कम है, तो वहां के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वहां के लिए आईआईटी की टीम ने इसकी कमजोर बुनियाद को लेकर हमें पहले ही सचेत किया था। पहले उन्होंने बताया था कि इसकी बुनियाद कमजोर है, इसमें कुछ दिक्कतें हैं, बावजूद सरकार द्वारा इसकी फंडिंग जारी रही। ये सरकार का अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। अब सवाल उठता है कि यह भूल है, अपराध, इसकी जांच जरूरी है। ये देश का एकमात्र पुल तो नहीं बन रहा है, बहुत सारे सेतु निर्माण कर हो रहे हैं। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं के तहत रोज रोज बेहतर से बेहतर सड़कें बन रही है, बेहतर से बेहतर पुल का निर्माण हो रहा है। मोदी जी के देश के कुशल और परिपक्व अभियांत्रिकी की कई बार सराहना भी कर चुके हैं, उनकी हिम्मत और उत्साह को भी बढ़ा चुके हैं। सभी अभियंता अपराधी नहीं है, लेकिन देश की तकनीक को हतोत्साहित न किया जाए, लेकिन लापरवाही की निश्चित जांच होनी चाहिए। बिहार में सब शुभ हो, हमें मंगल में विकास की कामना करनी चाहिए। ये पुल गिरना सरकार का पोल खोल रहा है, नीतीश कुमार की सरकार का ये पोल खोल रहा है, जो ये पुल गिर रहा है और बार बार गिर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री खुद खड़ा होकर कह रहे हैं कि भाई इसका घटिया निर्माण हुआ। लगातार प्रशासन उनके पास है, गृह विभाग उनके पास है, लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और फिर वो खड़े होकर के जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। निर्माण हुआ है, हाँ सही बात है, जिम्मेदारी से घटिया निर्माण हुआ है, ठीक है, तो निर्माण किसका? सरकार से है कि नहीं है? बिल्कुल सीधा सरोकार है और उससे वो भाग नहीं सकते। मैं लौटता हूं आपके पास धनंजय जी। विनोद जी, पुल की बात हुई, हादसे का शिकार हुआ पुल। आज की चर्चा में हम ये भी कह रहे हैं कि पुल तो शिकार हुआ ही, बैठक भी जो 12 जून को होने वाली थी वो भी लगता है कि वो भी शिकार हो गई है। अब उसको आगे खिसकाने की बात हो रही है। क्या नीतीश कुमार को आगे करके और कांग्रेस ने ही उनको कहीं ना कहीं गच्चा दे दिया है क्या, जो कि इस तरह के वहां बैठक को रिशेड्यूल करने की खबरें आ रही हैं? अब राजीव, मैं आपके सवाल पे आऊं उससे पहले जब हमारा डॉक्टर मंडल जी अभी ने जो सवाल उठाया है जी, और सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्टर को ही पार्टी से उन्होंने लिंक कर दिया था और उसको महाराष्ट्र का और यहाँ वहां करके वो बाँचते रहे। ठीक है, तो वो सवालों से जो भाग रहे हैं, मैं उनको जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं। इस देश में आप ये देखिए कि ये जो आपकी मिनिस्ट्री, यही केंद्र सरकार में नितिन गडकरी के इस नेतृत्व में जितने हाईवे और पुल बन रहे हैं, वो अपने आप में भारत क्या पूरी दुनिया के लिए रिकॉर्ड है। बिल्कुल 30,000 से ज्यादा पुल हर साल बन रहे हैं, छोटे बड़े पुल। और उस पुल के निर्माण में कहीं नहीं उन्होंने देखा होगा कि ये पुल कहीं धरधरा के पूरा पुल गंगा में समा जाए जी। ये आप ये देखिए, इसको आप इसको छोटे तरह से इसको नहीं देख सकते हैं कि ये 1700 करोड़ का ये लॉस है। ठीक है, ये लॉस आप देखिए कि नमामि गंगे के जो लाखों करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसको भी इसने बर्बाद किया है। ठीक है, आप देखिए कि लाखों टन कचरा उस पुल का, उस गंगा में, जो अभी तक गंगा का जो क्लेम किया गया था कि गंगा को साफ किया गया है, उस गंगा में वो विसर्जित हुआ है। ठीक है, अब आप सोचिए इस नमामि गंगे के अभियान को किस तरह से इन्होंने बट्टा लगाया है। अब आते हैं नहीं बात, दूसरा सवाल पे मैं अब आता हूं कि अब ये सवाल तो ये बनता है इन पे कि ये लोगों ने जो एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं कि हमारे, या आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो आप सीधे हाथ खड़ा करिए कि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन आज 2014 में नीतीश कुमार के शिलान्यास का किया हुआ ये पुल जो 5 साल में कंप्लीट होना था, क्या उसको इतने सालों में अटका के, भटका के, लटका के जो 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था उसको 1700 करोड़ रुपए पर पहुंचाया गया है। 10 साल हो भी गए, तो क्या इसको लूट नहीं कहेंगे? ठीक। और दूसरा, अब जब आपका सवाल है तब उस सवाल पे आता हूं कि उस सवाल का जो सबसे ये है कि ये सीमेंट जो है ना नीतीश कुमार का, वो नीतीश कुमार का वो सीमेंट इस दौर में फ्लॉप कर गया है।
या आप कह सकते हैं कि उस सीमेंट में भी मिलावट है, पुल में भी और विपक्षी दलों की एकता में, पुल में भी और विपक्षी एकता में भी। लग तो यही रहा। तो ये शायद मंडल जी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जिस दिन से आरजेडी के साथ उनका गठबंधन हुआ था जी, उस दिन से नीतीश कुमार को कहा गया था कि ये आप राष्ट्रीय नेशनल लीडर बनने के लिए आपका मेटल है, बिल्कुल, कहां से यहाँ बिहार में फंसे पड़े हैं, यहाँ तेजस्वी को सौंपिए और आप दिल्ली की तरफ जाइए। तो नीतीश कुमार उस दिन से लगभग बिहार से बाहर ही हैं जी, वो लगातार दौरे पे हैं, विपक्ष की एकता को, कांग्रेस के नेतृत्व में वो विपक्ष की एकता को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, जिस डेट को 12 जून को उन्होंने फाइनल किया था, लगातार 7 विपक्ष के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से मिलने के बाद, जिसमें राहुल जी ने से लेके खड़गे जी ने भी उनकी स्वीकृति दी थी कि 12 जून को आएंगे। ठीक है, अचानक उसमें क्या हुआ कि ये 12 जून का होने वाला जो प्रस्तावित जो मेगा शो कहा गया था नीतीश कुमार की तरफ से, वो शो फ्लॉप हो गया और अब कहा जा रहा है कि वो अगली डेट के लिए उसको खिसका दिया गया। ठीक है, डॉक्टर सूरज मंडल जी, एक तो बताइएगा कि क्या हुआ, क्यों ये शो नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आरजेडी का क्या पूरा जोर इसी पर है कि नीतीश कुमार जी से किसी तरह से जल्दी से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर लिया जाए। आरजेडी को जितना सहयोग देना चाहिए इस शो को सफल बनाने में, सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी जी और आरजेडी जी इस तरह से नीतीश कुमार को सहयोग दे नहीं रही हैं दिल खोलकर। आप तो देख चुके हैं कि जहां भी नीतीश जी गए हैं, वो तो तेजस्वी जी भी नजर आए हैं। हाँ, बिल्कुल साथ गए हैं। और मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, विपक्ष की एकता जो है, इसमें कुछ बड़े स्तंभ हैं। उदाहरण के तौर पर एमके स्टालिन हैं जो डीएमके पार्टी के अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे और राहुल जी और खड़गे साहब हैं। इन लोगों का 12 जून को उपस्थित रहना नहीं बन पा रहा था, जो आधिकारिक बयान दिया गया है उस हिसाब से 23 जून को डेट फिक्स किया गया है। अच्छा, अब 23 जून को कि अभी जो है ये एजेंडा भी फिक्स हो रहा है, सिर्फ ये नहीं है कि विपक्ष बैठ रही है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि 3 अप्रैल को ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस जो इनिशिएटिव था डीएमके पार्टी के अध्यक्ष का, और उसके बाद उसमें तमाम 5 मुख्यमंत्री या उस स्तर के लोग, उदाहरण के तौर पर हेमंत सोरेन साहब, अशोक गहलोत साहब और तेजस्वी जी, ये लोग उसमें उपस्थित हुए। और तुरंत बाद प्रधानमंत्री का बयान आया कि वे 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह बना रहे। हालांकि पूरे सप्ताह में सामाजिक अन्याय ही, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी पिछले साल भी कई सालों से मना रही है। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जयंती के समय ये लगभग तय हो गया है कि प्रत्येक विपक्ष की एक, भारतीय जनता पार्टी का एक, इस तरह से 1 to 1 कैंडिडेट रहेंगे। ठीक है, लौटता हूं। अभी देखते हैं कि 23 वाला आपका सफल होता है कि नहीं, 12 वाला तो फ्लॉप हो गया है। लौटता हूं। धनंजय जी, आप बताइए, आपके सूत्र क्या कहते हैं? पटना में होने वाले 12 तारीख की बैठक आखिर क्यों आगे खिसकानी पड़ी? धनंजय जी, निकलना खून से सुनते, आदम का सुनते आए थे, मगर बड़े बेआबरू होकर कांग्रेस के दर से हम निकले। क्या बात है, आपने नया शेर ही बना डाला। चलिए ठीक है, बोलिए। हाँ, बड़े कांग्रेस के दर से कांग्रेस ने बेआबरू कर दिया, कह दिया कि हम नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। कहीं के डफली, कहीं का रोड़ा, बानुमती ने कुंबा जोड़ा, कुंबा बिखरा हुआ है। अब दलों के बीच में ब्रिज बनाए या बिहार में ब्रिज बनाए? नीतीश जी ब्रिज में फेल है तो दुनिया के सामने गिर गया। जिस तरह से ब्रिज धड़धड़ा के गिरा, ये एकता का ब्रिज मुझसे ज्यादा तेजी से धड़धड़ा के गिरा है। और लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार की 7 बार जो व्यक्ति दल बदल कर चुका है, जिसके नीति न सिद्धांत नाम नीतीश कुमार, ये कभी कोई एकता घट होती है तो उसके लिए बहुत बड़े त्याग और बलिदान की जरूरत होती है। क्या कौन सेक्रीफाइस करेगा? यहाँ उठाकर आप सीरियसली अगर देखिए तो सब लोग क्या कर रहे हैं कांग्रेस को, कि आप राष्ट्रीय दल है, आप बंगाल छोड़ दीजिए, आप राष्ट्रीय दल है, आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, ड्राइविंग सीट छोड़ने की बात हो रही है। और कांग्रेस कैसे ड्राइविंग सीट छोड़ दे भाई? तीसरे नंबर का दल इस देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें तीसरे नंबर का दल है जदयू, यानी कि 108वें नंबर पर अगर गणित के हिसाब से देखें तो आता है। 108वें नंबर की पार्टी इस देश के राष्ट्रीय विपक्षी दल को कह रही है कि आप ट्रेनिंग छोड़ दीजिए। तो ये तो कांग्रेस की हालत होगी। और कांग्रेस ने आज तक अपनी अमर बेलों से ही परेशान है। उसकी अमर बेल कांग्रेस से लिपटे उन दलों ने कांग्रेस का स्वागत किया, तृणमूल में बंगाल में खत्म किया, यहाँ सपा बसपा ने किया, उधर राष्ट्रवादी ने किया। कांग्रेस को समझ आएगी। जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनको
उनसे सत्ता ली, बंगाल उनसे पंजाब में सत्ता ली। अब वो कहते हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो, कांग्रेस ने उसको भी मैं किनारा किया। तो ये जो अजीब बेमेल गठबंधन है, बिहार में कहावत है कि बेमेल विवाह कटपट्टी में सिंदूर, उसी तरह की हाल है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, दुविधा सिर्फ यही कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच ही है या क्षेत्रीय दलों के बीच आपस में भी दुविधा कहीं फंसी हुई है? जैसे मान लीजिए टीएमसी, और हम थोड़ी देर के लिए सीपीएम को भी मान लेते हैं क्योंकि वो भी क्षेत्रीय दल टाइप की हो चुकी है अगर उसका प्रसार देखा जाए, या फिर आरजेडी और जेडीयू के बीच भी इंटरनल। तो मामला सिर्फ कांग्रेस के साथ ही नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच भी आपसी मामला है जो इस अभियान को सफल नहीं होने दे रहा। विनोद जी। लाजी, मैं अब गंभीर बात आपसे चर्चा कर रहा हूं इस टॉपिक में। हाँ। कि ये सबसे बड़ी बात क्या हो, विडंबना क्या है बिहार का? हाँ। विडंबना देखिए कि ये है कि बगैर कोई आइडियोलॉजी के जैसे सरकार बनी थी, वहां पे महागठबंधन बना था जी, तो उसमें ये कोशिश हुई थी कि हम सारे कास्ट समूह जो हैं, जो मंडल जी जिसको सोशल जस्टिस कह रहे थे, जो पिछले 32 साल से बिहार में हम लोग देख रहे हैं जी, और सारे पुल धराशायी होकर गिर रहे हैं जी, तो वो हमने देखा है कि ये जो सोशल जस्टिस के कॉम्बिनेशन को लेके सारे आइडियोलॉजी को छोड़ के उन्होंने एक बनाया था कि हम बीजेपी को दूर रखेंगे। हाँ, भ्रष्टाचार नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ कि आप ये देखिए कि पिछले 2 सालों में हत्या, बलात्कार, लूट, भूज ट्रेजेडी, इन सारी घटनाओं का आप देखिए कि तो बिहार ने अभी रिकॉर्ड ब्रेक किया है पूरे 15 साल 16 साल के नीतीश कुमार के रीजन का। तो अब ये इन सारे चीजों को जो नीतीश कुमार को परेशान करती है, जो चीजें जो सुशासन के मामले में वो फेल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में फेल रहे हैं, फाइनेंस में फेल रहे हैं, तो वो इस तरह का एकता मंच बना के और ये मेगा शो का ये बना के वो अपने को दूसरा प्रोजेक्शन में लग गए थे, ध्यान बटाने की। अब उस प्रोजेक्शन का नतीजा क्या है कि नीतीश कुमार के मेटल को कम से कम अपोजिशन के लीडर जानते हैं। ठीक। अब अगर कांग्रेस में, मैं इस चीज को आप बता दूं, जो मंडल जी बेहतर जानते हैं, जो ये कह रहे थे अभी, जो दूसरा नैरेटिव दे रहे थे, नैरेटिव ये है कि जब वो सारे सीएम को नीतीश कुमार इकट्ठा कर रहे थे तो कांग्रेस में आज कर्नाटक इलेक्शन के बाद उनका स्टेचर बढ़ गया। बिल्कुल। अब मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार के और सारे सीएम के साथ नहीं बैठेंगे, कहीं ऐसा भी तो वो कहा गया था कि इस मीटिंग में हम सीएम जब आपके सारे बैठ रहे हैं तो वो भी भूपेश बघेल को और अशोक गहलोत को भेज रहे थे। ठीक। तो वहां राहुल गांधी आला कमान है, वो आला कमान आप नीतीश कुमार और बाकी सारे सीएम के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो नीतीश कुमार जो अपनी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बनाने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में जब वो कांग्रेस को पुल बना रहे हैं, वो पुल वैसे ही टूटा है जैसे ये 1700 करोड़ रुपए का भागलपुर वाला पुल टूट गया, धड़धड़ा के गिर गया है। लगता है कांग्रेस ने आगे कर दिया, लेकिन कर्नाटक में जीत मिलने के बाद अब कांग्रेस जो है उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही, सहयोग नहीं कर रही है। बहरहाल इस चर्चा को आज यहीं पर खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए। अच्छा, हाँ, सूरज जी कुछ कहना चाहते हैं। सूरज जी, धनंजय जी रहिएगा अभी। हाँ, ये एक खास बात ये है, इन्होंने कहा आइडियोलॉजी, एक मुद्दा है जो अहम है, वो है सामाजिक न्याय। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और जंगल राज अब मुद्दा नहीं रहा ना, के विरुद्ध है। भ्रष्टाचार और जंगल राज अब मुद्दा नहीं रहा, आदिवासियों के विरुद्ध है। धनंजय जी जल्दी से छोटा सा काउंटर, धनंजय जी जल्दी से छोटा सा काउंटर। ठीक है धनंजय जी। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, ठीक है धनंजय जी, छोटा सा काउंटर। कर्नाटक में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है आ रहा हूँ। नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, सूरज जी आ रहा हूँ। उसमें जब से ये किए हैं, कोई ना कोई अपशकुन हो ही रहा है। ठीक है, आपने पॉइंट दे दिया, आपने पॉइंट दे दिया। धनंजय जी का छोटा सा काउंटर, धनंजय जी छोटा सा काउंटर दीजिए। ठीक है, अब सुन लीजिए उनको सुन लीजिए। हाँ धनंजय जी बोलिए। लालचंद जी, लालू यादव सामाजिक न्याय की बात करके सत्ता में आए थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है, लेकिन उस सामाजिक न्याय के साथ दबे कुचले शोषित पीड़ित उनके साथ खड़े भी हुए थे। लेकिन वो कहते हैं कि वो दर्ज हो ही नहीं सकता है FIR में जो लालू ने रहकर लूटा है सरकार में। वो लूट के आए, दलित वंचित कुछ कुचड़े पिछले सबका विश्वास लूटा है लालू यादव ने। सामाजिक न्याय की अंतिम परिणति क्या है लालू यादव की? बिहार की राजनीति का क्या असर होता है देश की राजनीति पर, हम देखेंगे। अभी फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी जुड़ने के लिए, सूरज जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ करके चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि पहलवानों के प्रदर्शन की दिशा अब किस तरफ जा रही है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत
बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम चर्चा करने वाले हैं कि पहलवानों के प्रदर्शन की दिशा किस तरफ जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुछ पहलवानों के प्रदर्शन में नया मोड़ आया है, और ये नया मोड़ क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये नया मोड़ आ गया है। बृजभूषण शरण सिंह WFI के जो अध्यक्ष रह चुके थे, उनकी गिरफ्तारी को मांग को लेकर के जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसमें कुछ खास बातें हुई हैं कि कुछ पहलवानों और कुश्ती के कुछ कोच ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, और ये मुलाकात शनिवार को हुई है। शनिवार की आधी रात करीब 2 घंटे तक चली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कुछ पहलवानों और कुश्ती कोच की बैठक, और रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए कहा कि पुलिस को जांच करने देने के लिए समय देने की जरूरत है, यानी पुलिस पर अनावश्यक दबाव ना बनाएं। बैठक के बाद प्रदर्शनकारी पहलवानों में इस मामले को लेकर हो रहे खाप महापंचायत में शामिल होने को लेकर भी दुविधा है। सोनीपत की जो महापंचायत हुई उसमें सिर्फ बजरंग पूनिया ही पहुंचे, और वहां पर बजरंग ने यह भी कहा कि महापंचायत में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया जाए। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग महिला पहलवान द्वारा बृजभूषण पर लगाए गए अपने सभी आरोपों को वापस ले लेने की भी चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने नाबालिग महिला पहलवान का बयान पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराया, और यह भी जानकारी मिल रही है कि नाबालिग महिला पहलवान ने पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में जाकर अपना बयान दिया था, और इस बयान के बाद दिल्ली पुलिस ने नाबालिग महिला पहलवान का बयान पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराया, जहां उसने अपने आरोप वापस ले लिए हैं, ऐसी चर्चा है। अभी इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चा है। हालांकि इस संबंध में अभी तक दिल्ली पुलिस और नाबालिग की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है, और नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने इस संबंध में मीडिया से बातचीत कर बयान वापस लेने की खबर से इनकार किया है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। एक बात मैं और जोड़ दूं कि साक्षी मलिक जो रेलवे में नौकरी करती हैं, उन्होंने अपने नौकरी को वापस ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ट्वीट करके ये भी साफ कर दिया है कि जो उनकी लड़ाई थी वो जारी रहेगी, वो उसमें शामिल रहेंगे, यानी अपनी नौकरी भी करेंगी और इस लड़ाई को जारी भी रखेंगी। मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि मीडिया की रिपोर्ट है कि क्या जो नाबालिग महिला पहलवान है उसके बयान के वापस लेने की चर्चा हो रही है। हालांकि इस बारे में अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन यह चर्चा उठी कैसे मुकेश? बिल्कुल लालचंद जी, जिस तरह से उनके चाचा ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब से पर्दा उठाने की कोशिश की थी कि वो नाबालिग नहीं है, उसकी उम्र 16.5 साल नहीं है, वो 19 साल की है, तो कहीं ना कहीं उन दस्तावेजों को लेकर के खलबली मची, और जिसके बाद ये बात दिल्ली पुलिस तक पहुंची और उन्होंने भी पीड़िता का एक बार फिर से बयान दर्ज कराया और ये जानने की कोशिश की कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें कितना कन्फ्लिक्ट है, किसी बात का कोई विरोधाभास तो नहीं। और साथ ही साथ वो बड़े स्ट्रांगली इस बात को कह रहे थे कि ये पूरा साजिश का शिकार की गई है, उसका जबरदस्ती नाम इसमें लेकर के लाया गया है, क्योंकि ये प्रकरण आप देखिए 1 महीने तक चलता है। पहले आप एक बार बैठते हैं जनवरी में, उसके बाद आप इस एश्योरेंस से चले जाते हैं कि खेल मंत्रालय जो है उस पर अल्टीमेटम देता है 72 घंटे का और सारी की सारी जांच की रिपोर्ट मांगता है। उसके बाद फिर आप आकर के अचानक धरने पर बैठ जाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट आपके रिक्वेस्ट पर जो है वो FIR भी कर लेता है।
तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है बार बार सरकार के द्वारा, खेल मंत्री के द्वारा। अभी भी खेल मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार और वो किसी को बचाने के पक्ष में नहीं है, वो दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए ही यहाँ पर है कि जिसकी भी गलती है उसको सजा दी जाएगी, कौन कितना कल्पिट है ये सब जांच के बाद होगा। राजस्थान एक लंबा प्रोसेस है, इसमें तमाम लोगों के बयान लिए जा रहे हैं, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी करना चाहती है। मुकेश, गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई और गृह मंत्री ने भी कहा है कि पुलिस को समय दिए जाने की जरूरत है। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि गृह मंत्री से मुलाकात के बाद जो खाप महापंचायत में इन पहलवानों को जाना था उसमें से सिर्फ बजरंग पूनिया पहुंचे। खबर यह भी आ रही है कि साक्षी मलिक ने जो भारतीय रेलवे में उनकी अपनी सर्विस है उसको ज्वाइन कर लिया है। तो क्या यह लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये प्रदर्शनकारी पहलवान हैं इनके नजरिए में और आगे की जो इनकी नीति रणनीति है, आगे की जो कार्य नीति है उसमें कुछ फर्क नजर आने लगा है क्या? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तेवर जो है वो थोड़े से ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लालचंद जी, गृह मंत्रालय जाना, गृह मंत्री से बात करना, ये बात तो पहले भी हो सकती थी। इस बात को लेकर के तो सरकार इंश्योर थी, कोई भी दिक्कत है, कोई शिकायत है, आप बात करिए, आइए, आपका स्वागत है। अनुराग सिंह ठाकुर लगातार इन पहलवानों के संपर्क में थे, लेकिन अब जाकर के इन्होंने जो बात अपनी रखी है अभी वो फ्रूटफुल निकल करके नहीं आया कि अंदर क्या बात हुई। लेकिन जो बात थी, जिस तरह से ये चाह रहे थे कि ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो, इसको लेकर के अभी कोई वहां पर निर्णय नहीं लिया गया। हाँ, चार्जशीट को लेकर के इन्होंने कहा कि उसको जल्द से जल्द दाखिल कराया जाए। इस पर बात जरूर है कि दिल्ली पुलिस को आदेश दिया जाएगा कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा तेजी से खत्म करे। लेकिन साक्षी मलिक का देखिए जाकर के रेलवे ज्वाइन करना, क्योंकि रेलवे से उन्हें एक शोकस नोटिस मिला था कि आप छुट्टी पर गए थे और उसके बाद आप जाकर के धरने पर बैठ गए। ये धरने पर आप कितने दिन बैठेंगे, क्योंकि आपको अपनी सर्विसेज भी देनी है, सरकार ने आपको यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनका आपको निर्वहन करना है। तो आप ऐसे गुमराह करके नहीं जा सकते हैं। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप या तो उधर जाकर के बैठेंगे या सर्विस करेंगे। तो रेलवे भी अपना एक स्टैंड लेगा कि उसको करना क्या है आगे। फिलहाल साक्षी ने इस बात का हवाला देते हुए कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन किया और अब वो फिर से रेलवे में पहुंची है। और ये लेकिन उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस आंदोलन के साथ वो बनी हुई है। लेकिन आपने जो बात बोली, खाप पंचायत की एक और मीटिंग थी जिस पर सिर्फ बजरंग पूनिया पहुंचे, दोनों पहलवान नहीं पहुंचे। और उन्होंने कहा कि ये दोनों पहलवान टूट गए इसलिए नहीं आई। देखिए, देश की संवेदना उनके साथ है, सब उन्हें प्यार करते हैं, मानते हैं। इन पहलवानों ने देश को बहुत गौरव दिया, सम्मान दिया और देश चाहता है कि जो बात है वो क्लियर हो। लेकिन आप इस तरह से एक तरफा आकर के सड़क पर उतर जाएंगे, लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोधी नारे लगाए, सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये कहीं भी गले से उतरता नहीं है जो सरकार लोगों ने आपको प्यार दिया। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि आखिर पुलिस को काम करने के लिए समय देने की जरूरत थी, वो इन्होंने समय नहीं दिया। और दूसरा सवाल यह भी है कि अपने मंच को उन लोगों को सौंप दिया जिनका काम ही हर एक आंदोलन में शामिल होना है, जिसको कि आंदोलन जीवी भी आजकल कहा जाता है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि 32 साल के बाद मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले मुख्तार अंसारी को मिली सजा की। देख लेते हैं क्या कुछ खास बातें हैं इस मामले से जुड़ी हुई। पूर्वांचल के चर्चित हत्याकांड में अवधेश राय की हत्या की चर्चा आज भी होती है, जिन्हें लोगों के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग करके मार दिया गया था, लेकिन 32 साल के बाद इंसाफ मिला है। बनारस की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी समेत अन्य के खिलाफ लंबित 32 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और सजा भी सुनाई। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। 3 अगस्त 1991 की
ये हत्या का कांड है, पूर्वांचल में दहशत का बाजार गर्म कर दिया था। लेकिन सियासत ऐसी कि मुख्तार अंसारी पार्टी बदल बदल कर सियासत में जमे रहे, कभी सपा में, कभी बसपा में। बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामले में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन हत्या के इस सनसनीखेज मामले में पहली बार न्याय के कटघरे में उन्हें दोषी करार दिया गया है। और हम आपको बता दें कि अवधेश राय, जो कांग्रेस के जो नेता हैं अजय राय, वहां के उनके भाई थे अवधेश राय। अवधेश राय हत्याकांड के वकील विकास सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। इसको रेरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, 32 साल के बाद ये न्याय और मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा, ये जो पूरा का पूरा मामला चला, इसके बारे में संक्षेप में जरा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो कुछ भी मामला था आपने बताया भी और दिखाया भी लालचंद, जिस तरीके से तंत्र की लड़ाई जो है माफिया तंत्र से थी, कहीं न कहीं आज 32 सालों के बाद, लगभग जो है 31 साल 10 महीने के बाद जो है उस पर जो है तंत्र, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, कानून का तंत्र है, जो हमारी व्यवस्था है, उस पर उसको विजय मिली है। और यही कारण है कि 32 साल के इस तमाम बहुप्रतीक्षित मामले को लेकर के सबकी आंखें बनारस की अदालत की तरफ लगी थी। कई सारे हिचकोले आए, कई सारे परेशानियां आई। 32 साल तक यह मुकदमा, कभी पत्रावली गायब होती थी, कभी इलाहाबाद मुकदमा ट्रांसफर होता था जहां पर MP MLA कोर्ट में, फिर बनारस में MP MLA कोर्ट गठित होता है तो वहां पर सिर्फ मुख्तार का मुकदमा जो है स्थानांतरित किया जाता है। कभी पत्रावली गायब हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात, माफियाओं से के विरुद्ध जो गवाह थे वो अक्सर होस्टाइल हो जाया करते थे। लेकिन कांग्रेस नेता अजय राय के चूंकि बड़े भाई थे और उनके साथ जो 2 गवाह थे, उन गवाहों ने जो है जम करके गवाहियां दी और साथ में जो है अभियोजन पक्ष ने भी पूरी तरह से मुकदमे को, भले ही लंबा चला हो लेकिन उसको जो है अच्छी तरीके से रखा। और यही कारण है कि आज 145 और 302 जिन मामलों में सजा हुई है मुख्तार अंसारी को, उसमें उम्र कैद की सजा उनको सुनाई गई है। लालचंद, ठीक, अजय राय के भाई थे अवधेश राय। अजय राय आजकल कांग्रेस के नेता हैं, विधायक भी रह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं अजय राय। अब जब इस मामले में इंसाफ आया है तो कम से कम उनकी तरफ से, अजय राय की तरफ से या अवधेश राय के परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कि कम से कम इंसाफ हो रहा है उत्तर प्रदेश में अब? नहीं, कल ही अजय राय ने जो है, आज चूंकि फैसला आने वाला था, कल ही शाम को उन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था, कानून की न्याय व्यवस्था, अदालत की व्यवस्था और अपने मुकदमे की पैरवी से पूरी तरह से संतोष व्यक्त किया था और कहा था कि इसमें विजय उनको मिलेगी। और विजय ही नहीं बल्कि जो हत्या हुई है उसमें हत्यारों को सजा भी मिलेगी। और ये बात आज जो है निश्चित रूप से सामने निकल करके आई है कि जो भी मुकदमा चला उसमें मुख्तार अंसारी अपने तमाम प्रभाव के बावजूद उम्र कैद के दोषी सिद्ध हुए और उम्र कैद की उनको सजा भी मिली। जी लालचंद, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, आप इसे भी उसी सिलसिले में देख सकते हैं कि अदालत ने मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और उत्तर प्रदेश में लगातार ये संदेश मिल रहा है कि माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। बहरहाल आज के इस वक्त में इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर हम जाहिर इसी समय आपके सामने प्रकट होंगे इसी कार्यक्रम को लेकर के, इस वक्त को लेकर। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट, आप उसे देखिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।